जय हिंद दोस्तों। यह इतिहास के 2 अंक के प्रश्न हैं जिसका पार्ट 2, कल पार्ट 1 डाला गया था, आज पार्ट 2 डाला गया है और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने साल भर पढ़ाई करी, बहुत अच्छी बात है, पर इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से करके आपको जाना है। पहला प्रश्न है, अमर नायक कौन थे? यह विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे और यह एक पद था, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद था जो विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को दिया जाता था, कमांडरों को। विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? विजयनगर शासकों के लिए मंदिर अपनी सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन एवं मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। विजयनगर में मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण थे। मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जाति व्यवस्था के कारण खेतीहर किसान कई तरह के समूह में बंटे थे, पहली विशेषता है ना। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम कहा जाता था, दूसरी विशेषता। खुद काश्त किसान कौन थे? खुद काश्त ऐसे किसान जो उन्हीं गांवों में निवास करते थे जिनमें उनकी जमीन थी, इन्हें खुद काश्त किसान कहते थे। अपना गांव, अपनी जमीन। अब पाही काश्त कौन थे? ऐसे किसान जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, उन्हें पाही काश्त कहा जाता था। जो उस गांव के निवासी नहीं होते थे, दूसरे गांव के निवासी होते थे। जिनसे एक कामिल के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम लिखिए। कपास, गन्ना, सरसों और मसूर। अगर वो 4 पूछे तो 4 लिख देना, नहीं तो कपास और गन्ना तो थी सही, और ये आपको याद हो जाएगा, कपास, गन्ना, सरसों अपन रायडा कहते हैं उसको, और मसूर। ये बंगाल में इतमरारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया? इतमरारी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में। औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कोई 2 कारण लिखिए। अत्यधिक कर लगाना, ब्रिटिश शासन के द्वारा किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए जाते थे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें वो 3 थी, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, वो वाला। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण करना, ये भी एक प्रमुख था। संताल विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं? संताल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत, विशेषकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1855 से 56 तक चला एक विद्रोह था, जिसे संताल विद्रोह कहा जाता था। बुखानन कौन था? फ्रांसीसी बुखानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। 1855-56 के संताल विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था? सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। मुर्मू, ये भी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ना भारत की, उनकी कास्ट के सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। यह था मुख्य कारण। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, अब 1857 का विद्रोह हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश ताज के हाथ में, मतलब ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1857 के विद्रोह की असफलता के किसी एक कारण का उल्लेख कीजिए। देखो, इसका कारण तो बहुत सारे हैं। प्रभावशाली नेतृत्व का नहीं होना, मतलब इसमें एक नेता नहीं था जो पूरे विद्रोह का अच्छे से नियंत्रण रख सके। विद्रोहियों में से एक प्रभावशाली नेता की कमी थी। विद्रोहियों जो थे उनमें एक प्रभावशाली नेता की कमी थी। नाना साहब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये तो थे, पर ये नेतृत्व नहीं कर सके थे। एक सीमित संसाधन था, इनके पास क्या थे? संसाधन सीमित थे, घिसे पिटे पुराने संसाधन थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता था? तो 1857 के विद्रोह में प्रमुख आंदोलनकारी थे
एक पालकी में बैठकर चलते थे, और ये क्या में बैठते थे? पालकी में। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें डंका शाह कहा जाता था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? इसका क्या उद्देश्य था? क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया तथा इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध में वो चाहते थे कि भारतीय हमारा सहयोग करें, इसलिए वो आया था। गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। तो ये उत्तर आप इसे लिखना कि गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने चरखा के कौन कौन से लाभ बताए? चरखा चलाते थे ना, उस सूत काटते थे, तो यह एक हस्तचलित उपकरण है, मतलब अपना स्वयं चला सकते हैं, जिससे लोगों को श्रम प्राप्त होती थी। इससे सूत का उत्पादन किया जाता था, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता था, बेरोजगारी दूर होती थी, वो ऐसा मानते थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब और कहाँ प्रारंभ की? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती के अपने आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। आज़ादी के साथ साथ जश्न के माहौल में क्या दर्द दिखाई दिया? तो आज़ादी के साथ साथ जश्न के माहौल में भारत विभाजन का दर्द दिखाई दिया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, जबकि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही थे, तो भारत विभाजन हो गया। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? देश के संविधान का मसौदा तैयार करना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये प्रमुख प्रारूप समिति का मुख्य कार्य था। इसी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की कोई दो विशेषता लिखी है। यह एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। यह मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, मतलब माता को महत्व दिया जाता था। अभी हम किन को महत्व देते हैं? पिता को। अभी का समाज पितृ प्रधान है। पहले का समाज कैसा था? सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन से थे? कार्नेलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी, चूनापत्थर। सेलखड़ी चूनापत्थरों को कहा जाता है। जैसे पत्थर धातुएं तांबा, कांसा तथा सोना, फ्यांस एवं पकी मिट्टी। हड़प्पा सभ्यता में उपलब्ध भोजन सामग्री क्या थी? तो देखो, गेहूं, आज भी है गेहूं, चावल पहले भी थे, अब भी है, दाल, सफेद चना, तिल और बाजरे का भोजन। बाजरे का भोजन अभी भी राजस्थान में लोग खाते हैं, बाजरे की रोटी। हड़प्पा लिपि की दो विशेषताएं लिखी। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती। दाई से बाई, देखो दाई, ये हाथ अपना दायां होता है सीधा, उल्टा हाथ बायां होता है, तो ऐसे लिखा जाता था इसको, इधर से इधर। हड़प्पा लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, मतलब ये लिपि ऐसी थी कि इसको आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका। लोग किन उद्देश्यों से यात्रा करते थे? लोग व्यापार, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, तीर्थ यात्रा एवं साहस की भावना से प्रेरित होकर तीर्थ यात्रा किया करते थे। तो धन्यवाद, आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए।